ये छोड़ा नहीं है, पर अब क्योंकि उनके बगल में खड़े हैं तो कुछ तो कहना ही पड़ेगा। वैसे ये सोचिए कभी कि क्योंकि उन्होंने तिवारी साहब ने ये कहा, मैं जान के तिवारी साहब ही कह रहा हूँ, तिवारी साहब ने ये कहा कि ये एक महज इत्तेफाक है, दिस इज मेयरली ए कोइंसिडेंस। व्हाट इज द कोइंसिडेंस? दैट ऑल द NFS वर OBCs and in one case SC. This is merely a coincidence. उनसे एक सवाल पूछिए कि वो कहीं से ऐसा लाके हमें बताए रिकॉर्ड में, जब SC, ST, OBC और PWD, EWS और ये सब भर जाते हो, पर सारी कैटेगरी में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स में जनरल कैटेगरी में NFS होता है। ऐसा इत्तेफाक कभी क्यों नहीं हुआ? मनु भगवान ऐसा इत्तेफाक रचने के लिए कोई जगह छोड़ के गए थे कि नहीं गए थे? ये जरा उनसे पूछिए। दूसरी बात ये है, अगर आप देखें उनके स्टेटमेंट्स को, तो वो कहते हैं कि ये कोई ऐसे कोई ऑर्डिनरी टीचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है कि किसी को भी रख लो। भले ही ये UGC फंडेड है, लेकिन ये कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं है, ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसकी अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसके क्या मायने हैं? क्या इसका मतलब ये है कि SC, ST, OBC रिसर्च नहीं कर सकते? ये उनसे सवाल पूछिए। तीसरी बात ये है कि अगर ऐसा ही है, अगर यही कोट एंड कोट ब्रह्म वाक्य है, इफ दिस इज द ट्रूथ, तो फिर ये आज स्पेशल ड्राइव का नोटिस क्यों निकाला? क्या उनका पहला वाला स्टेटमेंट गलत था या ये वाली स्पेशल ड्राइव गलत है? दोनों सच नहीं हो सकते, तो कम से कम किसी एक के लिए माफी मांग ले, या तो पहले वाले के लिए या आज वाले के लिए। फिर देखेंगे कि वो कौन है और इस देश की जो अक्सरियत है वो कौन है, ये तब पता चलेगा। बहरहाल, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये जो यही चौथी बात है, यू नो दिस स्टेटमेंट, दिस NFS is not a reflection on the performance of an individual. NFS जो लिखा जाता है वो किसी कैंडिडेट के खराब परफॉर्मेंस पे नहीं लिखा जाता, नहीं, ये जूता होता है पूरी उस इंस्टीट्यूशंस पे जिन्होंने उसे वो डिग्रीज दी हैं, जिसकी बदौलत वो उस इंटरव्यू तक पहुंचता है जहां NFS लिखा गया। तो क्या जो डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, TIS, इन सब ने दी, और जिन बोर्ड्स ने, चाहे वो UP बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, व्हाटएवर, वो बेईमानी है, वो धोखा है? तो इसलिए NFS कहना उन सब डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स को डिनाई करने के बराबर है, ये याद रखिए। NFS cannot be a statement on the performance of an individual. It is a denial of the validity or value of the certificates and the degrees that anyone possesses. Remember. और वो डिग्री और वो सर्टिफिकेट उसने, जैसे कहा ना रतनलाल जी ने, पहले से ही 100 मीटर, वो तो 100 मीटर कह के रुक गए, मॉडेस्ट है बहुत, हजारों फलांग पीछे से दौड़ के आके हासिल की हैं। एक तरफ वो स्टूडेंट है जिसके घर में हर कमरे में टॉयलेट है, AC है, इन्वर्टर है, वाईफाई है, और दूसरी तरफ वो स्टूडेंट है जो कहीं तबेले में बैठ के दिया बत्ती में पढ़ने की कोशिश करती है। इस सबके बावजूद अगर वो उनके बराबर नंबर लाती है तो वो उससे कई गुने ज्यादा क्वालिफाइड है। ये छोटी सी बात क्यों नहीं समझ में आती उस कैपिटलिस्ट सोसाइटी को भी, जिसे मेरिट की खुद जरूरत है? वो इतने बेवकूफ क्यों है?
सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जिस दौर में हम जी रहे हैं, ये न्यू लिबरलिज्म और नियो ब्राह्मणिज्म का एक ऐसा कोर्सिव अलायंस है जिसने जो कुछ पिछले 200 सालों की लड़ाई से इस देश ने हासिल किया था, उसे भी गड्ढे में दबा के दफन करने की पूरी योजना बना ली है। आपको मैं बताता हूं, जो नए साथी हमारे उनके लिए, पुराने लोगों को पता होगा, जब संभावना ने 2005-6 में हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया और यह डिमांड किया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में होने वाली सारी रिक्रूटमेंट्स को स्टे कर दिया जाए और फ्यूचर में जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हो वो रोस्टर के आधार पे हो, केवल रिजर्वेशन का सवाल नहीं उठा था, रोस्टर के आधार पे हो। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉयर्स तो भड़क गए एकदम, बहुत सारे टीचर्स यहां भड़क गए, ये क्या हो रहा है, तो पूरी यूनिवर्सिटी का नुकसान करा दे रही, तो कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं होगी। फिर हमने उनके सामने केसेस रखने चालू किए कि कैसे पिछले 15 सालों में इस यूनिवर्सिटी ने इसी यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट एप्लीकेंट्स को एनएफएस कह के रिजेक्ट किया है। इसी यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट एक एक करके हमने जब ऐसे केसेस रखे, तब जस्टिस ठाकुर और जस्टिस एपी शाह की बेंच ने दिल्ली यूनिवर्सिटी पे स्टे लगाया था। और इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर आपको लड़ाई लड़नी है ना, तो आपको ये मांग करनी पड़ेगी कि जब तक सरकारी संस्थानों में, प्राइवेट का तो मांग है ही, वो अलग बात है, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी का कोटा पूरा ना भर दिया जाए, तब तक दूसरी कोई अपॉइंटमेंट ना हो। और इसकी तकनीकी कारण है, ये पब्लिक मीटिंग उसके लिए शायद समय पूरा ना दे पाए, पर ये मान के चलिए कि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये बेईमानी चलती रहेगी। हमने ये देखा कि 15 साल, यानी कानून बनाने के 15 साल में एक भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एक यूनिवर्सिटी नहीं लेती है, और उसके बाद 3 साल में 150 कैंडिडेट टीचर बन जाते हैं। ये फर्क पड़ता है जब लड़ाई उस लेवल पे पहुंचती है। ये भी ध्यान रखिए कि आज जो सबसे बड़ा संकट हमारे सामने, जो दो सबसे बड़े संकट है, उनमें एक तो ये ब्राह्मणवादी विचारधारा है, और दूसरा, अब तो मैं घोड़े की चाल से भी नहीं कहूंगा, बुलेट भी नहीं कहूंगा, पता नहीं पैनासोनिक एरोप्लेन की दौड़ से, रफ्तार से दौड़ता हुआ प्राइवेटाइजेशन। ना बचेंगे सरकारी संस्थान, ना होगा कोई रिजर्वेशन। तो वो लड़ाई भी हमें उसके साथ ही साथ लड़नी पड़ेगी। और जो 3 बात मैं बिल्कुल आखिर में रखना चाहता हूं, एक, ये इतिहास पढ़ता हूं इसलिए इतिहास से उदाहरण दे रहा हूं। 19th सेंचुरी में जब सयाजी राव ने, जो बड़ौदा के प्रिंसली स्टेट थे, अपने राज्य में पिछड़ी जातियों को दफ्तरों में जगह देनी शुरू की और उनके बच्चों के लिए अलग से हॉस्टल्स खोलने शुरू किए। तो उनके, उस जमाने में प्राइम मिनिस्टर बोलते थे, पर वो दीवान होते थे, उन्होंने आके कहा कि देखिए इससे तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लोग बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये लोग तो सदियों से बाहर रहे हैं, इनका काम तो गाय भैंस चराना है, ये कहाँ यहाँ आके आपने इनको दफ्तर में हमारे बगल में बिठा दिया है। तो वो उस प्राइम मिनिस्टर को लेके गए थे अस्तबल में, स्टेबल में, वेयर यू कीप द हॉर्सेस। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, वो लड़के को बोला कि ये 4 घोड़े खोल दे, उसने खोल दिए, वो घोड़े दौड़ के आए। फिर उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे ना 1 बोरी अनाज की भी डाल दे, डाल दी, उन्होंने अनाज खा लिया। आधी बात तो दीवान साहब तुरंत समझ गए कि जो ताकतवर घोड़े थे उन्होंने लगभग सारा अनाज खुद खा लिया, 2-4 तिनके शायद जो कमजोर रह गए थे उनको मिले। फिर उन्होंने कहा, सयाजी राव ने कहा कि ये बात केवल इतनी नहीं है, किन्हीं हिस्टोरिक कंडीशंस में
ये कोई ऊपर भगवान का बनाया हुआ, प्रकृति का बनाया हुआ फर्क नहीं है। किन्हीं हिस्टोरिक कंडीशंस में इन कमजोर घोड़ों के पूर्वज किसी वजह से पूरी जो उनकी डाइट है वो नहीं ले पाए होंगे या बीमार हो गए होंगे और उनकी अगली नस्लें कमजोर होती गई और आज ये परिणाम है। तो अगर हमारे राज्य को तरक्की करनी है तो हमें इन्हें अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, और अगर ऐसा करना है तो उसके लिए हमें इन्हें इक्वल नहीं, प्रोग्रेसिव प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वहां लेजर फेयर की पॉलिसी फॉलो की जा रही है, ना कि इस प्रोग्रेसिव डिस्क्रिमिनेशन की। और आपको याद दिला दूं कि ये जो लेजर फेयर की पॉलिसी है उसके जो प्रणेता हैं एडम स्मिथ, अगर आप उनकी अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशंस पढ़ें तो उसमें वो खुद कहते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ को खास तौर से वो दो सेक्टर्स हैं जिन्हें ओपन विंडो पर रखा ही नहीं जा सकता। पर दुर्भाग्य ये है कि आज के पॉलिसी मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स के ऊपर जो प्रेशर ग्रुप बैठा हुआ है ना, वो प्रेशर ग्रुप और उनके चाटुकारिता करने वाले तमाम ब्यूरोक्रेट्स और एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर्स ये बुनियादी सच भी भूल गए हैं। तो ये हमें लड़ाइयां एक साथ मिलकर लड़नी पड़ेंगी। और जो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि इसका जो लेटेस्ट इनकारनेशन है, नवीनतम क्या बोलते हैं अवतार है, वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। याद रखिए कि उसका क्रियान्वयन 2020 में नहीं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के थ्रू उससे बहुत पहले ही चालू हो चुका है। ये वो पॉलिसी है जो रिजर्वेशन की बात भी नहीं करती, ये वो पॉलिसी है जो मेरिट की नहीं कहती है, स्ट्रिक्टली मेरिट, ओनली मेरिट, स्ट्रिक्टली मेरिट। अरे भाई ये एडजेक्टिव क्यों लगा रहे हो? हमको मेरिट का मतलब मालूम है और हम तो मेरिट के कॉन्सेप्ट को डिकंस्ट्रक्ट करने वाले लोग हैं। पर अब तो आप वो छोड़िए, आप कह रहे हैं ओनली मेरिट, स्ट्रिक्टली मेरिट, यानी मेरिट के अलावा और किस चीज को कंसीडर किया जाता है? मेरिट के अलावा सिर्फ दो ही चीजें कंसीडर होती थी आज तक, या तो प्रोग्रेसिव डिस्क्रिमिनेशन यानी रिजर्वेशन, और या फिर ये जो पेड सीट्स का सिलसिला चल पड़ा है, लाखों रुपए दो और डॉक्टर इंजीनियर बनो। उनकी जाति नहीं पूछी जाती, ये नहीं पूछा जाता कि भैया अच्छा आप कौन से पेड सीट से आए थे, अनपेड सीट से आए थे, उनसे इलाज करा लेते हैं। पर एक दलित ओबीसी डॉक्टर होता है तो उससे इलाज करने में डरते हैं। तो आप ये जो नई पॉलिसी आई है वो तो इसको बिल्कुल खत्म करने का एक जरिया है। और अगर हमें सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी है तो हमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की लड़ाई, एनईपी 2020 की लड़ाई को उसका एक इंटीग्रल पार्ट मान के ही लड़ना पड़ेगा, वरना ये जो तिवारी जी है ना, ये हर इंटरव्यू बोर्ड पे बैठे हुए नजर आएंगे। थैंक यू। साथियों, ये लड़ाई बहुत लंबी है और ये दलित पिछड़े जो हम एक नया टर्म देते हैं बहुजन, उसको हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है। ये हम अलग अलग खांचों में जब तक बांटते रहेंगे तब तक ये लड़ाई यूनाइट होकर नहीं लड़ेंगे। हम बहुजनों की लड़ाई इसी तरह अगर हम लड़ते रहे, जिस तरह से सर ने बताया एक पर्चा दिखा के कि बद्रीनारायण ने फिर से नई तरह से नियुक्तियों के निकालने का ऑर्डर पास किया है, लेकिन हमें लड़ाई अभी लड़नी है, क्योंकि इसमें अभी यूआर वाली पोस्ट का तो अभी इन्होंने कोई नहीं किया ना। अभी इन्होंने उन सीटों की बात की है जो एससी, एसटी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की सीटों का। मेन हमें इस पूरे इंटरव्यू प्रोसीजर को रद्द करवाना है। दोस्तों, हमारे बीच अभी विवेक राज हैं और मैंने पहले कहा था कि मयंक और विवेक ने ओबीसी कमीशन में अर्जी दी थी इसके खिलाफ। विवेक को मैं ढूंढ रहा था, नहीं मिले, लेकिन अभी मिले हैं और सीधा ओबीसी कमीशन से वो आ रहे हैं। तो इस मामले में क्या अपडेट है, इसके लिए आग्रह करें कि विवेक ही बताएं क्या हुआ ओबीसी कमीशन में। आइए विवेक। धन्यवाद सर। सबसे पहले सबको क्रांतिकारी इस्तकबाल। अभी हम लोगों ने, मयंक यादव और मैंने मिलके अभी ओबीसी कमीशन में जो पिटीशन डाली गया था जीबी पंत इंस्टीट्यूट के खिलाफ,
तो उस पर संज्ञान लेते हुए आप लोग को पता है कि उन्होंने नोटिस जारी किया और उनको 2 दिन का समय दिया कि आप इस पे जवाब दीजिए। अभी बद्री नारायण जी इतना हड़बड़ी में थे कि उन्होंने उनसे कमीशन में हियरिंग से पहले ही उन्होंने वैकेंसी का घोषणा कर दिया। उसके बाद उन्होंने अफिडेविट फाइल किया है जो कि कॉन्फिडेंशियल है, मैं आपके बीच नहीं रख सकता। तो उनकी हो सकता है कि 12 और 13 को हियरिंग होगी और इस मुद्दे पे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और जो भी होगा तो आप लोग को अपडेट किया जाएगा। और हम सारे साथियों का शुक्रिया करना चाहते हैं कि इसमें सारे डीयू के छात्र और हर जगह के ओबीसी छात्र, SC ST के छात्र, उन्होंने मिलकर ये लड़ाई लड़ी है। उनका सबसे पहले धन्यवाद। शुक्रिया विवेक भाई, आपने इस लड़ाई को बहुत सही तरीके से ओबीसी कमीशन तक ले गए, जो हमें एक मतलब पॉजिटिव फीडबैक मिला, जहां से ओबीसी कमीशन, इवन आप देखेंगे इस जो नोटिस पास हुआ था, इसको ओबीसी कमीशन के हेड जो सैनी सर हैं, उन्होंने भी इसको शेयर किया था। वो हमारे लिए बहुत बड़ी जीत थी कि मतलब हमारी लड़ाई को खुद ओबीसी कमीशन सोशल मीडिया से शेयर कर रहा था। तो इस चीज की लड़ाई हमें और आगे लेकर चलना है। इस पे अपनी बात रखने के लिए हमारे साथी प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को हम बुलाना चाहेंगे ताकि वो अपनी बात रखें। तो हम सर शायद अभी किसी मीडिया इंस्टीट्यूट को वो दे रहे हैं, तो मैं राजेश पासवान सर को बुलाऊंगा, वो अपनी बात रखें इस जनेऊ लीला के चीजों को पर्दाफाश करने के लिए, उसको बताने के लिए कि कैसे ये काम करता है। तो सर राजेश पासवान सर। शुक्रिया। मैं बहुत कम समय लूँगा और मैं कुछ मेरी बातों से आप असहमत हो सकते हैं। मुझे लगता है कि यह बहुजन बनाम सवर्ण की लड़ाई नहीं है। मुझे लगता है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाम देश की सामंती व्यवस्था, मनवादी व्यवस्था की लड़ाई है। समस्या ऐसा नहीं है कि एक तरफ सारे सवर्ण खड़े हैं, दूसरी तरफ SC ST OBC खड़े हैं। आपके शासकों में भी SC ST OBC खड़े हैं। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर हैं वो भी SC ST OBC हैं। जो आपको NFS कर रहे हैं वो भी SC ST OBC हैं। तो आप इसको 2 खांचों में बांट के नहीं दे सकते कि ब्राह्मण सारे आपके विरोध में हैं और सारे दलित OBC आपके समर्थन में हैं। ये भी नहीं है। लेकिन ये इसलिए जरूरी है, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, आज से 23 साल पहले 98 में, मेरा 97 में JRF हुआ MA के साथ ही, उसमें हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप का इंटरव्यू देने के जाते थे। 20 लोग 25 लोग जाते थे और NFS करके और निकाल दिए जाते थे। और आज उनको मैं कहता हूँ कि बौद्धिक आतंकवादी जो आज हमारे समाज में मौजूद हैं, मैं दिल से कहता हूं कि उनको देख कर नमस्कार करने का मन नहीं करता। मैं उस बिरादरी के लिए उस बिरादरी का हूं जो इस अपराध में शामिल है, शिक्षक बिरादरी में, लेकिन मैं उसके साथ खड़ा हूं जो इसके विरोध में खड़े हैं। 98 में मैंने उस समय बरखादत न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू लिया था और हंसराज सुमन जी उस इंटरव्यू में, उनका भी इंटरव्यू हुआ था। सामाजिक न्याय मंत्री उस समय मेनका गांधी थी, उनका भी था। और जो आज रोहित जी ने कही, ठीक वही बात मैंने कही थी कि आपकी योग्यता की परिभाषा क्या है। 5 मिनट का इंटरव्यू, या हम मानेंगे कि ये योग्य है, या आपकी MA MPhil PhD की डिग्री है। अगर आप MPhil PhD की डिग्री आपको अयोग्य मानते हैं तो इन सारी डिग्री को खारिज कीजिए। हम क्यों पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटीज में? हम क्यों JRF का एग्जाम लेते हैं? हम क्यों PhD करते हैं? जब इंटरव्यू से ही सिलेक्शन होना है तो इंटरव्यू ही कीजिए सबका। तो यह जो मुझे लगता है कि जो योग्यता है, योग्यता और ईश्वर 2 ऐसे चीज हैं जिसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती। किसको योग्य मानेंगे भाई? और अभी जिन्होंने बताया ना कि भाई अगर आपके मन का रखना होगा तो उसको कुछ और योग्य बना देंगे और किसी को नहीं रखना होगा उसको दूसरे तरह से योग्यता बताएंगे। तो हमें लगता है कि इन चीज़ों को और अधिक पारदर्शी करने की जरूरत है। समस्या सिर्फ ये झुंसी का इंस्टीट्यूट नहीं है, गोविंद जीबी पंत इंस्टीट्यूट नहीं है, ये पूरे देश में मौजूद है, सदियों से मौजूद है। और ये कर्ण से लेकर के एकलव्य से लेकर के सारी जगहों पे चीज़ें मौजूद हैं। समस्या आज बेहतर इसलिए है कि इसके खिलाफ आवाज उठ रही है, आवाज मजबूती से उठ रही है। और जिस योग्यता के पवित्र आवरण में वे लोग अन्याय कर रहे हैं, उस आवरण को तोड़ने की कोशिश आपके द्वारा हो रही है। बड़े भाई रतनलाल जी ने बहुत सही कहा, यह कानूनी मसला नहीं है, न्यायिक मसला नहीं है, यह नैतिक मसला है। योग्य कोई व्यक्ति किसी को यहीं पे जाके अपॉइंट हो जाता है तो सिर्फ एक नौकरी का मसला नहीं है। हम लोग महसूस करते हैं कि जब हम अध्यापन क्षेत्र में होते हैं तो हमारे SC ST OBC के छात्र सुकून महसूस करते हैं। जब हम उनसे बात करते हैं तो मैं वो फीलिंग महसूस करता हूँ जो फीलिंग मैंने महसूस नहीं किया अपने अध्यापकों के साथ में।
तो उस फीलिंग को महसूस कराना, उन संस्थानों को लोकतांत्रिक बनाने के लिए जरूरी है कि उन संस्थानों में सबकी भागीदारी हो, सिर्फ एसटी ओबीसी नहीं हो, उसमें माइनॉरिटी भी हो, उसमें विमेन भी हो, उसमें बाकी सभी। जो तस्वीर समाज में है वह तस्वीर शिक्षण संस्थानों में, सभी संस्थानों में दिखनी चाहिए। पिछले दिनों एक बहुत बड़ा एक तर्क निकल के आया था कि जब जजों के बेटे जब गे होने लगे तो लगा कि भाई हाँ जजों में भी गे को अधिकार दे देंगे। ये अपनी मजबूरी को लोग महानता न साबित करें, बल्कि सभी जगहों पे, सभी समाज में वो वर्ग है तो सभी जगह होना चाहिए, और उसको होने की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, ईमानदार होनी चाहिए, ताकि प्रतिभावान व्यक्ति जिसके पास पैरवी नहीं है, जिसके पास जाति की ताकत नहीं है, जिसके पास पैसे की ताकत नहीं है। मैं देखता हूँ आजकल मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर इंटरव्यू हो रहा है पीएचडी का, ये सुनने में आ रहा है कि किसी प्रोफेसर से कहेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, किसी एमपी से कहेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत तैयारी है, 2 मिनट में इंटरव्यू करके भगा दे रहे हैं। ऐसी बेगैरत कौम है हमारी टीचिंग कम्युनिटी, जो प्रतिभा का हनन कर रही है इंटरव्यू बोर्ड में बैठ करके, इन संस्थानों में बैठ करके। आज हम इतने अनैतिक हैं, हम अपने विद्यार्थियों से कहने में हमें संकोच महसूस होता है कि बेटा तुम बढ़िया से ईमानदारी से पढ़ाई करो, बढ़िया पढ़ो, बढ़िया तैयारी करो, तुम्हारा अच्छा सिलेक्शन होगा। क्योंकि ऐसे बेगैरत लोग मौजूद हैं जो अपने पद को बचाने के लिए, अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, प्रतिष्ठा तो नहीं बचती, पद बचता है। प्रतिष्ठा तो जो होना था हो ही रहा है, अभी देख रहे हैं कि क्या लिखा गया है इनके बारे में, लेकिन पद बचा लेंगे, वो डायरेक्टर बन जाएंगे, कहीं केबीसी बन जाएंगे, कहीं वाइस चांसलर बन जाएंगे, कहीं राज्यपाल राष्ट्रपति भी बन जाएंगे, प्रतिष्ठा नहीं बना पाएंगे। और टीचिंग कंपनी के पास क्या है, प्रतिष्ठा ही है ना। हम मसल पावर से नहीं जाने जाते, मोरल पावर से जाने जाते हैं, और हमारी बिरादरी के लोग उस मोरल पावर का हनन कर रहे हैं। तो मोरल पावर का हनन कर रहे हैं, हमें उस लड़ाई को मोरल पावर से ही लड़ना है। वैसे लोगों को जो अयोग्यता के नाम पे हमें बाहर करते हैं, उनकी योग्यता चेक करनी पड़ेगी। तुम्हारी क्या है योग्यता, तुम्हारी अपनी योग्यता क्या है। जब उनकी योग्यता को उनके फेसबुक पे, उनके कार्यक्रम में, उनके लेखों में, उनके वाल पे जाके जब चेक करेंगे, तब ये नैतिक रूप से मजबूर होंगे इस अनैतिक काम को करने के लिए। मुझे लगता है ये प्रक्रिया है, और जैसा रतनलाल जी ने, आप सब लोगों ने कहा, यह कंटिन्यू है, और ये रुकेगी तभी, यह अनैतिक काम तभी रुकेगा जब उसको चेक करेंगे, वहीं पे चेक करेंगे, सड़कों पे चेक करेंगे, उसके वाल पे जाके चेक करेंगे, उसके घरों पे जाके चेक करेंगे, कहीं पब्लिक मीटिंग में बोला है तो वहां पे जाके चेक करेंगे। क्योंकि ये सारे लोग हैं जो जिनका चेहरा बहुत लोकतांत्रिक है, बहुत दलित समर्थक है, बहुत महिला समर्थक है, बहुत ही एक बेहतरीन चेहरा लेकर के आते हैं, और अंदर ही अंदर कितने कलुषित मानसिकता को लेकर ढोते रहते हैं। तो ये जरूरी है। और इस जो मैं कह रहा था अभी शंभू जी से, बाबा साहब जब मंदिर प्रवेश का आंदोलन चला रहे थे तो वे लोगों को पुजारी और मंदिर में जाने के लिए नहीं प्रेरित कर रहे थे। उनको लग रहा था कि ये मानवता के पक्ष का मसला है। अगर एक व्यक्ति के मानवाधिकार है कि आप मंदिरों में जाना चाहिए तो इस वजह से जाना चाहिए, और आप जब अयोग्य करते हैं किसी को, उसकी सारी प्रतिभा, उसकी सारी जमात, उसकी सारी डिग्री को अयोग्य करते हैं, तो यह मानवता के प्रति अपराध है। किसी एक व्यक्ति को बाहर करना, फिर किसी को बाहर कर लेना, यह नहीं है, एक रूटीन प्रक्रिया नहीं है। और उस मानवता के प्रति अपराध को, उसके खिलाफ हर मानवाधिकार समर्थक व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए। आप सब लोग इसके साथ खड़े हैं। पूरे जो इस देश में जहाँ भी ऐसे लोग हैं, जहाँ भी कहीं ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, उनको अगर वे मानवीय हैं तो उनको इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए, ऐसी जगहें बनानी चाहिए। और जो लोग ऐसे मानवतावादी मानदंडों के सहारे सिस्टम में आते हैं, उनको भी चेक करते रहना पड़ेगा कि आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, आप क्या डिलीवर कर रहे हैं। और अगर डिलीवर नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका एक दोहरा चरित्र है, उसको चेक किया जाना जरूरी है। आप जब इस मोरली चेक करते रहेंगे तो वे मजबूर होंगे। और ये उचित मंचों पे सही तरीके से, मैं विवेक राज जी से आज मिला हूँ, लेकिन मैंने हजारों टीचर्स को विवेक राज जी का मैसेज भेजा है, वो RTI वो एप्लीकेशन का मैसेज भेजा है। लगातार आप समुचित जगहों पे विरोध करेंगे, रणनीतिक रूप से विरोध करेंगे, तो वे मजबूर होंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी मजबूरी, अब उनका जो एक आवरण है वो टूट रहा है, उनका भ्रम जो टूट रहा है, और जो सजग हैं, सचेत हैं, होशियार हैं, उनके भ्रम को तोड़ने में लगे हैं। तो इसी उनके भ्रम को तोड़ने का आंदोलन लगातार चलता रहे। और यह जो तोड़ने की जो प्रक्रिया है, वे समाज के जो कह सकते हैं कि मुक्तिकामी सोच वाले लोग ही कर सकते हैं। आप सब लोग उसके हिस्सेदार हैं। मैं आप सब लोग को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मुझे खुशी भी है कि यह, मुझे लगता है, देखिए अक्सर
हम लोग अपने आंदोलनों को इग्नोर करने लगते हैं, अपने बुजुर्गों को। हर आंदोलन एक बैटन रिले की तरह होता है। हमारी पिछली पीढ़ी ने जो संघर्ष किया उसका एक बेहतर परिणाम हमें मिला। हमें कुछ बेहतर करना है ताकि अगली पीढ़ी को हम हैंड ओवर कर सकें। उस बैटन रिले में धावक दौड़ता है, अपने बैटन फिर किसी और को पकड़ा थक जाता है। हमारी पिछली पीढ़ी ने इस दिल्ली यूनिवर्सिटी में रतन जी सही कहा, इससे पहले भी 95-94 के जमाने में भी पीडी सहारे जी और हंसराज सुमन जी और ऐसे बहुत सारे मैं मित्रों को जानता हूं जो लगातार इस आंदोलन को करते रहे और उनके सहारे आज जितने सारे SC ST OBC की नियुक्तियां हुई हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम सब लोग उन स्पेस से आते हैं लेकिन उसका निर्वहन नहीं कर पाते। ये SC ST OBC की बहुत बड़ी एक कमी है। उस कमी को भी चिन्हित करते रहने की जरूरत है और उनको अक्सर इस समय लोग कह रहे हैं कि भाई OBC तो कन्वर्ट होने जा रहा है, वो क्यों करेगा। आप अपने समाज के अपने व्यक्ति को गाली मत दीजिए, उसको अपने साथ ला करके अपनी ताकत बनाइए। आज वो दूसरे की ताकत बना हुआ है, वो आप उसे अपनी ताकत बनाइए। जब आप अपनी ताकत बनाइएगा तो जो दूसरा उसको अपनी ताकत बना के आपके ऊपर आपका बेजा इस्तेमाल कर रहा है वह कमजोर होगा और सिस्टम अधिक लोकतांत्रिक होगा। तो कभी भी आप अपने आंदोलनों पे, आपकी आवाज़ उठाने वालों पे संदेह मत कीजिए, उनके हाथ को मजबूत कीजिए। जो लोग इस लड़ाई में आ रहे हैं उनको समर्थन दीजिए और उसके बाद आप देखिए कि आपकी लड़ाई जो हम 10 साल में अचीव कर सकते हैं हम 1 साल में कर सकते हैं। ये एक रणनीतिक रूप से लड़ाई है। आप सब लोग इसको लड़ते रहें, मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं और हमेशा हम सब लोग इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ हैं। देखिए, मैं JNU से का छात्र भी रहा हूँ, अध्यापक भी वहाँ पे। मैं महसूस करता हूँ कि जब सिस्टम लोकतांत्रिक होता है तो उनको मौका मिलता है जो बेजुबान होते हैं, जो आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर होती है, जिनकी लैंगिक स्थिति कमजोर होती है। बहुत मुखलिसी से लोग आकर के आज बेहतर मुकाम पे हासिल कर रहे हैं और ये सब तभी होता है जब बेहतर माहौल हो, लोकतांत्रिक माहौल हो, जहाँ पे आपको धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, आपके पैसे के नाम पे, आपके कास्ट के नाम पे कोई विशेष प्रिविलेज अगर नहीं मिलता हो तो वह व्यवस्था उनके लिए मजबूत होती है जो गरीबी से निकल के आते हैं, जो प्रतिभाशाली हैं। इस वजह से उस व्यवस्था को बनाए रखना जरूरी है और इसमें मेरी राय है कि अपने आंदोलनों में शब्दों में EWS को भी शामिल किया जाए, क्योंकि EWS भी कहीं ना कहीं उस सामंती मनवादी तिक्रम का शिकार है जो कुछ खास जातियों के खास परिवारों में है। सभी जातियों में ऐसा नहीं है। सभी जातियों में कुछ खास लोगों का कॉकस है, व्यक्तियों का कॉकस है, जातियों का कॉकस नहीं है। व्यक्तियों के कॉकस को तोड़िए और उनके बीच के अंतर्विरोधों को अपनी ताकत बनाइए। आप जब उनके अंतर्विरोधों को अपनी ताकत बनाएंगे तो आप सफल डिप्लोमेटिक राजनीतिज्ञ होंगे। अपने आंदोलन को बहुत डिप्लोमेसी से करेंगे और रोस्टर आंदोलन में आपने देखा कि आपने सत्ता पक्ष की कमजोरी और विपक्ष की ताकत को हथियार बनाया और मजबूर किया कि वो एक्ट बनाने पे मजबूर हुए। अभी भी बहुत सारा लोचा उसमें है लेकिन कुछ तो चीज़ें बेहतर हुई है। इसी के साथ मेरी एक बहुत अर्जेंट मीटिंग है 5 बजे से, मैं आप सबों से विदा रहना चाहता हूँ। लेकिन मैं हमेशा इस आंदोलन में आप लोगों के साथ पहले भी था, रहूँगा। पहले छात्र जीवन में मैं ऐसा का वाइस प्रेसिडेंट था, यूनिट में भी था, मैंने छात्र संघ JNU का चुनाव भी लड़ा। अब मैं किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हूँ, लेकिन जो भी प्रतिगामी सोच की, जो एक मुक्तिकामी सोच के लोग हैं उनके साथ में हमेशा रहूँगा। शुक्रिया सर, आपने हमारा मार्गदर्शन भी किया। सांस्कृतिक और सामाजिक लड़ाई है जिसमें हमें उस पूंजी को तैयार करना है जो हमेशा से हमारी उस पूंजी को दबाने की कोशिश की गई और उस स्थापित पूंजी जो सांस्कृतिक फांसीवाद है। मैं सांस्कृतिक फांसीवाद कहता हूं क्योंकि ये दमन उस तरह से नहीं करती है हथियारों से, ये दमन ऐसे ही करती है, ये द्रोणाचार खड़े करती है और ऐसे ही मारती चली जाती है। तो हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। उन बुद्धिजीवी गुंडों को समझना जरूरी है जो परजीवी हैं और उन श्रमजीवियों के हक को मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए हमारे अगले वक्ता प्रोफेसर जितेंद्र जी अपनी बात रखेंगे। ओके, प्रोफेसर जितेंद्र जी। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। जब आज हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, लगभग 2 साल पहले भी हम यहीं पर खड़े हुए थे और हम लोगों ने एक देशव्यापी मूवमेंट खड़ा किया था और जो सवाल था वो भी यही था, जातिवाद हो बर्बाद, कैंपसों में जातिवाद नहीं चलेगा। और उस दिन जो लड़ाई थी वो लड़ाई ये थी कि भाई आप जो विश्वविद्यालयों से इन दलित, पिछड़े, शोषित जो आदिवासी तबके के लोग हैं
इनको जो आप बाहर कर रहे हैं, ये बाहर करने का सिलसिला बंद हो। और वो सिलसिला उस दिन कानूनी था। हम लोगों ने वो लड़ाई लगभग 1 साल तक लड़ी और उसके बाद जीती, और ये सुनिश्चित किया कि शायद भविष्य में ऐसी कोई लड़ाई हमें फिर से न लड़नी पड़े। लेकिन क्या हुआ, जीबी पंत इंस्टीट्यूट का जो रिजल्ट आया और उसमें जब हम लोगों ने देखा, हम जिस फैटर्निटी से आते हैं, एकेडमिक्स जहां से हम लोग देखते हैं, जो वो पूरा का पूरा स्कोर कार्ड है, उसमें चाहे अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को ले लीजिए, चाहे रिजर्व का ले लीजिए, सबका ले लीजिए। होना यह था कि पहले एक यूआर कैटेगरी की मेरिट बननी थी, जिसमें कि एक पर्टिकुलर स्कोर से ऊपर के जितने भी लोग थे, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी से आते हो चाहे नहीं आते हो, सबको कॉल किया जाना था रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत। लेकिन पहली धांधली ये की कि एससी के फॉर्म्स को अलग किया गया, एसटी के फॉर्म्स को अलग किया गया, ओबीसी और यूआर के फॉर्म्स को अलग किया गया, ईडब्ल्यूएस के फॉर्म्स को अलग किया गया, देन मेरिट तैयार हुई। यहीं से धांधली की शुरुआत हुई। और जब अपॉइंटमेंट किया गया, यूआर का अपॉइंटमेंट देखिए, कौन लोग हैं, या तो तिवारी जी हैं या पांडे जी हैं, उनको और नहीं मिले, या सिंह साहब है ईडब्ल्यूएस में जो। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यह है कि जब आपका खुद का स्कोर मीन जो रिजर्व, जिनको अनसूटेबल करार दिया गया, अनफिट करार दिया गया, उनका खुद का जो स्कोर है, आप देखेंगे तो यूआर कैटेगरी जो लोग अपॉइंट हुए उनसे ज्यादा बेहतर है। लेकिन आपने क्या किया, क्योंकि 100% वेटेज आपकी सिलेक्शन कमेटी के पास था, आपने उसकी पूरी मेरिट को ध्वस्त कर दिया। उसकी जो बरसों की मेहनत थी उसको ध्वस्त किया और उसके ऊपर एक टाइटल चिपका दिया, उसके माथे पे लिख दिया गया अनसूटेबल। और ये जो पूरा का पूरा खेल है, ये दरअसल आपके ऊपर सदियों से एक क्वेश्चन लगाया जा रहा है कि आपके अंदर मेरिट नहीं है, आप इस सिस्टम के लिए फिट नहीं है। ये बात सच है कि द्रोणाचार्य के लिए एकलव्य फिट नहीं बैठ रहे थे, राम जी के लिए संबुक फिट नहीं बैठ रहे थे, और वो सिलसिला वहां से जो चला था वो आज तक इसी तरीके से जारी है। जीबी पंत वालों ने जैसे आपने विरोध शुरू किया, उन्होंने फिर से एडवर्टीजमेंट कर दिया। मामला इतना नहीं है, मामला यह है कि पूरी की पूरा ये जो स्कैम है इसको ध्वस्त किया जाए, पूरी अपॉइंटमेंट कैंसिल की जाए, फिर से एडवर्टीजमेंट हो, और यूआर कैटेगरी के लिए भी आप फेयर इंटरव्यू कीजिए, और जो लोग डिजर्विंग थे, जो आपका सुटेबल कैंडिडेट थे, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी के थे, उनको भी अगर वो सुटेबल हैं तो वहां लीजिए। आपने बयान दिया कि हम रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। सर ऐसा है, हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या होता है, एकेडमिक इंस्टीट्यूट क्या है, आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। आप ये हम लोगों को मत समझाइए कि क्या है क्या नहीं है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि क्यों आप हमें अनफिट करार देते हैं, अनसूटेबल करार देते हैं। वो करार देते हैं क्योंकि शायद हमारी जाति उनके हिसाब से फिट नहीं बैठती है। उनको दिक्कत होती है जब आप उनके साथ बराबर से बैठ करके कुर्सी पे चौड़ाई लेते हैं, तो उनको तकलीफ होती है कि लोग जो कुछ दशकों पहले तक इनके दरवाजे, इन संस्थानों के दरवाजे इनके लिए बंद थे, ये दरवाजे तक नहीं पहुंच पाते थे, आज बराबर से कुर्सी लेकर के टाइट होकर के अपनी बात कहते हैं, अपना हक रखते हैं, अपना सवाल करते हैं, और यही सवाल उनके लिए परेशानी पैदा करते हैं, और इसीलिए वो आपको अनफिट करार देते हैं। सिलसिला सिर्फ ऐसा नहीं है कि जीबी पंत कोई एक इंस्टीट्यूट है। जिस विश्वविद्यालय के प्रांगण में आप खड़े हुए हैं, ये विश्वविद्यालय भी पहले अनफिट करार दे चुका है रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, आपको नॉट फाउंड सुटेबल करार दे चुका है, आज भी दे रहा है। कुछ महीने पहले यहां पर भी अपॉइंटमेंट्स हुई थी, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में एडॉक के लिए स्पेशल वैकेंसी आई और उसमें कहा गया कि नॉट फाउंड सुटेबल। आप सोचिए, एडॉक का पैनल उठा करके देख लीजिए, 2200 लोगों का लिस्ट है ओबीसी कैटेगरी का, आपको उनमें से एक व्यक्ति नहीं मिला। तो जीबी पंत अकेला नहीं है, परमानेंट अपॉइंटमेंट में जाएंगे तो वहां भी आपको मिलेगा, एडॉक पर जाएंगे वहां भी मिलेगा,
गेस्ट पे चले जाएंगे तब भी मिलेगा। सब जगह ये जो मेरिट का खेला इन लोगों ने चलाया है ये देखने को मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम ओवरऑल जब देखते हैं तो जिन लोगों की मदद से वो वहां पर पहुंचे थे, आप सोचिए वो क्या तमगा लेकर के वहां तक पहुंचे थे। वो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहलाकर वहां तक पहुंचे थे। वो कह रहे थे, वो उन्होंने अपने वो जो इंटरव्यू आया था उनका, इंटरव्यू सॉरी क्लिपिंग है, उसमें जो कह रहे हैं कि हम तो बरसों से दलित पिछड़ों के लिए लड़ रहे हैं। सर नहीं लड़े, आप कभी नहीं लड़े। आप यहां तक पहुंचने के लिए लड़े थे, आप अपनी कुर्सी यहां तक बचाने के लिए लड़े थे। कभी आप बद्री नारायण हुआ करते थे, आजकल आप बद्री नारायण तिवारी हैं। आपको उठा करके देखिए उनके आर्टिकल्स, उसमें नाम देखिए, किताबें उठा करके देखिए। 2014 से पहले आप बद्री नारायण थे, प्रोग्रेसिव बन के इंस्टीट्यूट में पहुंच गए और आज आप तिवारी हो गए। तो क्योंकि सिस्टम में जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं वो उन्हीं के लिए, उन्हीं के हक की बात कर रहे हैं और इसीलिए वो हमारे हक मारी कर रहे हैं। आप देखिए ये सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, इंस्टीट्यूशन तक सीमित नहीं है। आप देश के किसी भी हिस्से में चले जाइए। 4-5 दिन पहले का केस है, नागालैंड में क्या हुआ? मिस्टेकन आइडेंटिटी के नाम पर गोली मार दी गई 14 आदिवासियों को। आप 70 साल बाद ये नहीं पहचान पा रहे हैं कि कौन आपका व्यक्ति है, कौन नहीं है। आप 70 साल बाद ये कह रहे हैं कि मिस्टेकन आइडेंटिटी का मसला है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो कहते हैं मिस्टेकन आइडेंटिटी का मसला है। आप हमें आंकड़ों तक समेट करके रख देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हम आपकी फाइलों का नंबर बन जाएं कि मेरा ये नंबर है, आपका ये नंबर है, आपका ये नंबर है। जिस दिन वोट देने की जरूरत पड़ेगी आप आ जाइएगा, हमें वोट दे जाइएगा। उस दिन वोट से पहले प्रधानमंत्री जी आकर के आपके पैर भी धो जाएंगे और अगले दिन आपको भूल जाएंगे। हम आपके आंकड़े नहीं हैं। हम आपकी फाइलों की शोभा बढ़ाने के लिए यह जन्म नहीं लिए। हम सिंपल सा एक सवाल कर रहे हैं, बहुत सामान्य सा सवाल है कि हमें हमारा जो वजूद है और जिस हक की बात हमारा संविधान कर रहा है, हमें बस उतना दे दीजिए। उससे ज्यादा आपसे हमने कुछ मांगा नहीं है। हमारे पुरखों ने बनाया था यह संविधान और उसमें बहुत क्लियर कट लिखा गया था सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। उस जस्टिस और इक्वालिटी की हम लोग बात कर रहे हैं। आप पॉलिटिकल इक्वालिटी इंश्योर कर सकते हैं, सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी भी इंश्योर करनी पड़ेगी। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक इसी तरीके की प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी और तिवारी जैसे लोग हमें अनसुटेबल और अनफिट करार देते रहेंगे, हमारी मेरिट पर क्वेश्चन करते रहेंगे। अगर हमारी मेरिट चेक करनी है तो आइए हमारे घर, वहां से मेरिट शुरू करते हैं। जब घर में खाने के लिए दाने नहीं है, माताजी पिताजी जाएंगे, दिन भर कमाएंगे तो शाम को खाने के लिए लेकर के आएंगे। घर में छत नहीं है ठीक से, गांव में स्कूल नहीं है पढ़ने के लिए, आइए मेरिट चेक करते हैं। हम बताते हैं आपको मेरिट की, हमारी मेरिट क्या है। बैठिए बराबर से। लेकिन आप वो नहीं करेंगे। आप ये मेरिट का लॉजिक आप अपने तरीके से हमारे ऊपर थोपते हैं। ये आपका जो मेरिट का लॉजिक है ये धोखा है और इस पूरे के पूरे मेरिट के लॉजिक को हम रिजेक्ट करते हैं। हम इसे नहीं मानते। आपका ये पूरा का पूरा जो छलावा है इसको हम नहीं मानते। तो बहुत सामान्य भाषा में एक बात कहनी है, लड़ाई वर्षों पहले शुरू हुई थी, सदियों पहले शुरू हुई थी, हमारे पुरखों ने शुरू की थी और वो लड़ाई आज तक जारी है और तब तक चलेगी जब तक कि इस देश के संविधान में जो हक हुकूक हमें दिया गया है वो नहीं मिल जाता। हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं जो हमारे पुरखों ने हमें दिया। और बस इतनी सी बात है, जब तक वो हक नहीं मिलेगा ये जंग जारी। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।
बहुत बहुत शुक्रिया साथी जितेंद्र, आपने बहुत अच्छे से बात रखी और उस चीज़ को बहुत अच्छे से बताया।